reaction of photosynthesis. It is also called as biosynthetic phase. Why biosynthetic phase? Because here we want to form CH2O क्या? C6H12. तो हमें कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं. जो कार्बोहाइड्रेट हमें बनाने हैं उसके लिए जो नेसेसरी एंजाइम्स लगने वाले हैं वो स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होते हैं. जो कौन से सेल है? लिविंग सेल है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक. The necessary enzyme required for the formation of carbohydrates or necessary enzyme required for the assimilation of carbon dioxide or the necessary enzyme required for the reduction of carbon dioxide are present only in the living cell stroma of the chloroplast. That's why this dark reaction is also called as biosynthetic phase. Why we call this reaction as a dark reaction? Because it does not directly require light. पर अगर हमें किसी ने पूछा कि डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं होती क्या, तो डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं होती. पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डार्क रिएक्शन ये लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है. डार्क रिएक्शन डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन द लाइट बिकॉज ऑफ लाइट रिएक्शन. क्योंकि लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 बनने वाले हैं और उसका यूटिलाइजेशन हमें डार्क रिएक्शन में करना है. दैट्स व्हाई डार्क रिएक्शन. उसके बाद this is also called as carbon assimilation cycle. Carbon assimilation cycle. पहले नाम अच्छी तरह से समझ लेने हैं. कार्बन assimilation यानी कार्बन का रिडक्शन हमें करवाना है. उसके बाद उसे हम और कहते हैं रिडक्टिव. रिडक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. पेंटोज. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट फॉस्फेट. अब ये क्या है हमें आगे समझने वाला है. मैं फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ. हमें आगे साइकिल में समझेगा कि रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्यों कहते हैं. बात समझ में आई क्या? डार्क रिएक्शन जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय FF ब्लैकमन. FF ब्लैकमन उसने ये डार्क रिएक्शन डिस्कवर करी थी. अब डार्क रिएक्शन में होने वाला क्या है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट ध्यान देना अच्छी तरह से. क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट में है ग्रैना और स्ट्रोमा. ग्रैना जो है वो इंटरग्रैनल लैमेली से कनेक्टेड है. इंटरग्रैनल लैमेली या स्ट्रोमा लैमेली भी हम उसे कहते हैं. तो ये जो इंटरग्रैनल लैमेली है इसमें होता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम और जिसकी वजह से ये क्या ले लेता है एटमॉस्फेयर में से CO2. तो ये इंटरग्रैनल लैमेली में प्रेजेंट है और स्ट्रोमा में फिर बाकी का काम शुरू होगा. इस CO2 का रिडक्शन होगा, H2O का ऑक्सीडेशन होगा. ये ध्यान में रखना है. और H2O का ऑक्सीडेशन कौन करवाता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट P680. फोटो सिस्टम 2 में जो P680 है that was responsible for the splitting of H2O into H plus and OH minus ions. This is photolysis of water. That is also called as Hill's reaction. In this P680 act as a strong oxidizing agent. It splits water into H plus and OH minus ions. और ये जो OH minus ions है इसकी क्या खासियत है कि P680 ये दुखी आत्मा है. किस वजह से दुखी है? P680 ये दुखी आत्मा है ना सर. वो NADPH2 है ना. P680 दुखी आत्मा किस वजह से है? उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो वो देख कहाँ से मिलेंगे? तो H2O का जो स्प्लिटिंग हुआ उसमें जो H प्लस और OH माइनस आयन निकले तो OH माइनस आयन में से इलेक्ट्रॉन P680 ले लेगा. वो दुखी आत्मा ठंडा हो गया अभी. और ये जो OH है उसका H2O और O2 में कन्वर्शन होके O2 रिलीज हो गया. बात समझ में आई क्या? सो P680 act as a strong oxidizing agent. This is very important neat question. It is responsible for the splitting of H2O into H plus and OH minus ions.
तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना है, ग्रेना इंटरग्रेनल लेवल से कनेक्टेड है, वो एटमॉस्फेरिक CO2 लेगा किस एंजाइम की मदद से? कार्बोक्सिलेज की वजह से। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और इसकी मदद से ये स्ट्रोमा में फिर बाकी की प्रोसेस होगी। बाकी की प्रोसेस होने का मतलब क्या है? तो हमें बनाना है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाना है। अब ग्लूकोज बनाने के लिए दो तरह के साइकिल पाथवे है, एक C3 पाथवे है जो केल्विन ने दिया था, और एक है C4 पाथवे जो हैच स्लैग और कोटशैक ने दिया था, और तीसरा एक पाथवे है दैट इज कैम पाथवे, क्रसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। ध्यान देना है। हाउ कैन वी फॉर्म कार्बोहाइड्रेट इन द डार्क रिएक्शन? देयर आर मेनली 3 pathways. The major pathway or important pathway is C3 pathway that was given by Melvin Kelvin. For that उसे नोबेल प्राइज भी मिला है, और हमें क्या मिला? ठेंगा। उसको मिला नोबेल प्राइज C3 पाथवे के लिए। और दूसरा एक पाथवे है जो C4 पाथवे है, तीसरा एक पाथवे है जो कैम पाथवे है। कैम का मतलब है क्रसुलेसियन, क्रसुलेसियन, क्रसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक पाथवे। C3 पाथवे और C4 पाथवे में क्या फर्क है बाद में देखेंगे, पर जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन ये सफिशिएंट होता है, ज्यादा होता है, जब एटमॉस्फेयर में CO2 एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में अवेलेबल होगा, ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली कौन सा पाथवे शुरू होगा? C3 पाथवे, और इसमें जो साइकिल जाएगी उसे कहेंगे C3 साइकिल। ध्यान देना है। जब एटमॉस्फेयर में CO2 का प्रोपोर्शन नॉर्मल जो प्रोपोर्शन होता है उससे कम होगा, हमें NCERT में ऐसा कोई प्रोपोर्शन नहीं दिया होगा, इसलिए हम वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। सिर्फ इतना बोलना है, ज्यादा होगा तो डायरेक्ट क्या शुरू होगा? C3 पाथवे, कम होगा तो बस इतना ही हमें ध्यान में रखना है, हमें प्रोपोर्शन से फिलहाल कोई लेना देना नहीं। तो भाई C4 पाथवे कब होगा? जब एटमॉस्फेयर में CO2 का प्रोपोर्शन कम होगा तो C4 पाथवे होगा। C4 पाथवे में 2 साइकिल है, एक C4 साइकिल है और एक C3 साइकिल है। इसमें भी 2 साइकिल है, C4 साइकिल है और एक C3 साइकिल है। आपको ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि अगर कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो C3 साइकिल कंपलसरी है, उसके सिवा कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता। और पाथवे जो है, पाथवे है क्या? किस मार्ग से, किस रास्ते से बन रहा है? तो पहला रास्ता है डायरेक्ट C3 पाथवे, जिसमें सिर्फ C3 साइकिल है। दूसरा है C4 पाथवे। बॉयफ्रेंड का फोन है, उसको फोन लगा, उसको बोला रहे चमचा लेक्चर में बैठी हूँ मैं, तो हमारे सर आएंगे और तुझे चमन झीलना बोलेंगे। तो C4 पाथवे जो है वो कब होगा? जब एटमॉस्फेयर में CO2 का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, और उसमें C4 साइकिल और C3 साइकिल दोनों होने वाले हैं, और शुरुआत C4 साइकिल से होगी। बात समझ में है क्या? ये क्यों नहीं डायरेक्टली हो रही? क्योंकि इसको डायरेक्टली ट्रिगर होने के लिए एटमॉस्फेयर में CO2 का प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए। अगर वो कम है तो ये एक्टिवेशन नहीं होगा इसका, पहले एक्टिवेशन इसका होगा C4 साइकिल का। ये क्या करेगी? ये CO2 एक्यूमुलेट करेगी, और जब सफिशिएंट CO2 हो जाएंगे तो उसके बाद ये शुरू होगी, क्योंकि इट नीड्स मोर CO2। सेम थिंग इज हियर, सिर्फ इसमें और इसमें फर्क है। तो ये कैम जो होता है ये पर्टिकुलर उन प्लांट्स में होता है जो ड्राई जोन में है, ज़ेरोफाइट्स, जहां पे पानी की कमतरता है, जहां पे स्टोमेटा दिन में बंद होता है। अब स्टोमेटा अगर दिन में बंद होगा तो CO2 आ ही नहीं सकता है अंदर। तो ये क्रसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे। बात समझ में है क्या? बेसिक कंसेप्ट समझा डार्क रिएक्शन का। डार्क रिएक्शन ध्यान देना है, ये क्या है? ये स्ट्रोमा में होती है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट नीड का पॉइंट। दूसरा, इसके नाम ध्यान में रखना है, बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज किस लिए बोलेंगे हम इसे? क्योंकि इसको बनाने के लिए, इसको यानी किसको? ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, जो इसका मेन प्रोडक्ट है, वो बनाने के लिए जो नेसेसरी एंजाइम्स लग रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, जो लिविंग सेल है। दैट्स व्हाई बायोसिंथेटिक। कार्बन का रिडक्शन होने वाला है, दैट्स व्हाई कार्बन असिमिलेशन पाथवे। रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्यों है, हम आगे देखेंगे।
क्लोरोप्लास्ट में ग्राना है, स्ट्रोमा है, ग्राना को इंटरग्रानल लैमेलिन ने कनेक्ट करके रखा है, वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम से CO2 लेगा और फिर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट बनाने के 3 रास्ते हैं, यानी CO2 रिड्यूस करने के 3 रास्ते हैं, C3 पाथवे, C4 पाथवे, CAM पाथवे। C3 पाथवे में C3 साइकिल होगा, सिर्फ C4 पाथवे में C4 साइकिल भी होगा और C3, और CAM में भी C4 और C3 होगा। क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझा गया? हम देख रहे हैं डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन अभी हम C3 पाथवे की तरफ बढ़ रहे हैं। So C3 pathway of dark reaction, केल्विन साइकिल, ध्यान देना जरा अच्छी तरह से। केल्विन साइकिल, C3 साइकिल। C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं? एनीबॉडी कैन? पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है, इसे C3 साइकिल क्यों कहा गया है? कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इस साइकिल में बनने वाला, वो 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ C3 साइकिल। फिर C4 साइकिल का तुम लोग बता सकते हो कि उसमें पहला स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन वाला होगा? 4 कार्बन वाला, इसलिए उसे C4 साइकिल कहेंगे। C3 साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? 3 कार्बन कंपाउंड वाला। यस, अभी वो उसके बारे में नहीं हम डिस्कस करें। हमने हमारा टॉपिक क्या है सिर्फ कि C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहना है? क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन वाला बनेगा? ये हमारा आंसर। इससे ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं। बात समझ में? यस, व्हाट इज योर डाउट? Which compound is going to? You are giving that answer, ना? Okay, okay. That is we will discuss later. C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहेंगे? अरे भाई दिशा इसलिए हंस रही है कि अरे यार सर जरा स्टाइल में पढ़ा देता है, रिकॉर्डिंग चल रही नहीं यार। हाँ, यूट्यूब पे डालेंगे उसको, दुनिया देखेगी। केल्विन साइकिल में C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहना? इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर किसने पूछ लिया कि कौन सा बन रहा है, कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, विच इज दैट पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, तो अभी आंसर दो भाई। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन वाला है, वो C4 का मामला है। हम C3 साइकिल देख रहे हैं मैडम। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म इज pyruvic acid is another concept, that is glycolysis concept। वो ग्लूकोज का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होके पायरुविक एसिड बनेगा भाई रेस्पिरेशन में। हाँ, पर उसका इसका कोई लेना देना नहीं ना भाई। तू तो टाका भिड़ा रहा है इसका उसका। पहले पैर की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, ध्यान में रखना। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है C3 साइकिल का पहला स्टेबल कंपाउंड का नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बात समझ में आई? ये क्लियर हो गया? अब C3 साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी C3 साइकिल शुरू होगी, ये कोई भी साइकिल हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? एटमॉस्फेयर में से किसको लाने का है? कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लाया किसने? कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से लाया। लिया किसने? ये इंपॉर्टेंट है, किसने दिया और किसने लिया। ये जब तक नहीं समझेगा तो लाइफ अच्छी नहीं होगी। बात समझ में आई क्या? CO2 जो है एटमॉस्फेयर में से लेना है, तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से लेंगे। पर किसने लिया? तो C3 साइकिल में पहले किसने लिया और C4 साइकिल में पहले किसने लिया? ये भी इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। C3 साइकिल में ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, ये सबसे पहले लेने वाला कौन बताओ?
C3 साइकिल में सबसे पहला CO2 लेने वाला सबसे पहला कंपाउंड कौन सा? RUBP, राइब्यूलोज बायफॉस्फेट, या तुम इसे RUDP भी बोल सकते हैं, डाइफॉस्फेट या बायफॉस्फेट। बताइए, द फर्स्ट कंपाउंड विच एक्सेप्ट CO2 इन C3 साइकिल इज, the first compound which accept atmospheric CO2 in C3 cycle is ribulose biphosphate, और वो जो एंजाइम है उसका नाम है राइब्यूलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को, राइब्यूलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। एक्चुअली रुबिस्को ये जो एंजाइम है इसमें दो चीजें हैं, एक तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है और दूसरा है ऑक्सीजनेज। ध्यान देना जरा, कंसेप्ट वेरी वेरी आईएमपी कंसेप्ट फॉर मी। ये जो एंजाइम है इसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक CO2 लेने वाले हैं, हम यानी कौन? C3 साइकिल वाले। अब यहाँ पे जो रुबिस्को, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? राइब्यूलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम है। अब अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये इसका काम नहीं करेगा, ये कार्बोक्सिलेशन करेगा, ये CO2 को लेगा। पर इसका लफड़ा ज्यादा CO2 से ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है, टाका भिड़ा हुआ, ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार है इसको। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो इट विल नॉट एक्ट एज कार्बोक्सिलेज, इट विल एक्ट एज, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले लेगा। अरे भाई, रुबिस्को ये क्या है? एंजाइम है। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट जो रिएक्शन को प्रॉपर स्पीड से, प्रॉपर तरीके से करवाते हैं। समझ रहे हैं क्या? ये जो एंजाइम है रुबिस्को, ये एंजाइम स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। ये रुबिस्को स्ट्रोमा में है, ग्रेना लैमेली, बात समझ नहीं? और वहां पे ये कार्बोक्सिलेज का कब काम करेगा? जब एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा होंगे, किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो वो कार्बोक्सिलेशन नहीं करेगा, वो CO2 की जगह ऑक्सीजन को ले लेगा और वो परेशानी में आ जाएगा। वो कैसे आएगा हम बाद में देखेंगे। क्लियर हुआ? रुबिस्को समझ गया। C3 साइकिल जो है ये इंपॉर्टेंट साइकिल है ग्लूकोज बनाने की, इसके सिवा ग्लूकोज नहीं बन सकता। जब भी हम C3 साइकिल की जिक्र करेंगे तो पहला CO2 एक्सेप्टर राइब्यूलोज बायफॉस्फेट, बस में किसकी मदद से वो CO2 लेगा? रुबिस्को की वजह से, राइब्यूलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो ये हम C3 साइकिल देख रहे हैं। ये जो रुबिस्को है ना, ये है 5 कार्बन शुगर। ध्यान, मैडम जी आप इधर ध्यान दीजिए, कितना रिस्पेक्टफुल बोल रहा हूँ क्योंकि नेट पे चल रहा है। राइब्यूलोज बायफॉस्फेट ये जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड है। राइब्यूलोज एक पेंटोज शुगर है, दैट इज ए पेंटोज शुगर। दैट्स व्हाई हमने डार्क रिएक्शन का नाम दिया है रिडक्टिव पेंटोज पाथवे। व्हाई रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे? बिकॉज दिस इज पेंटोज फॉस्फेट शुगर, राइब्यूलोज बायफॉस्फेट। इसका रिडक्शन एक्चुअली होने वाला है, इसलिए रिडक्टिव पेंटोज पाथवे या रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। मैडम जी समझ रहा है? हाँ। रुबिस्को की मदद से RUBP ने CO2 ले लिया, इसके पास 5 कार्बन है, ये एक आ गया। अब कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए ना। तो ये जो 6 कार्बन वाला है ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, अनस्टेबल प्रोडक्ट। क्योंकि हमने तो पहले ही बोल दिया है कि इसको पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला है, ये कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला है। समझ नहीं? तो ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो ये किसकी तरफ जाएगा? स्टेबल होने की तरफ। तो ये अनस्टेबल प्रोडक्ट स्टेबल होने के बाद
3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देगा। अब यहाँ पे 6 कार्बन थे, ये 3 कार्बन वाला बनाया, तो यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? सो एक RUDP, एक CO2, इसका कॉम्बिनेशन हुआ और 2 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेबल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए। क्लियर हुआ क्या? हम C3 साइकिल पढ़ रहे हैं जयेश भाई, तुमने समझो कि नहीं? म्हणजे एकदम इम्पॉर्टंट बरं का, हे असं घाईघाईने घेण्यासारखे टॉपिक नाही, जल्दबाजी वाले टॉपिक नहीं है ये। देखो हम फिर से देखते हैं, शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरू किया था हमने? RUBP से। हाँ, पहले मैं सीक्वेंस लिखवा देता हूँ। RUBP ने क्या लिया? CO2 लिया। उसके बाद हम साइकिल ड्रॉ करेंगे। पहले हम मेजर कंपाउंड देख लेते हैं। रूबिस्को, राइबोलोज, बायोफॉस्फेट वगैरह, बराबर है क्या? RUBP कितने कार्बन वाला है? तो 6 कार्बन कंपाउंड कंपाउंड बन गया। ये अब हो जाएगा स्टेबल, PGA बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन वाला। अब इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? ये जो स्टेप है इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ द C3 साइकिल। कार्बोक्सिलेशन, CO2 ऐड हुआ ना, कार्बोक्सिलेशन हो गया ना भाई। तुम ऐसे भूलती कैसे देख रहे हो? ये मानसी को तो अभी तक वो बाहर गाँव ही घूम रही है, ट्रेन मध्ये चना चटपटी खाऊन। जो कार्बोक्सिलेशन एन्झाइम आहे तो CO2 घेतो, त्याला पण आपण कार्बोक्सिलेशनच म्हणतो आणि याला पण ते घेतो। हा कोण घेतो हे महत्वाचं आहे, तुला घेतो हे समजलं नाही। घेतला कोणी? कार्बन डायऑक्साइड याने घेतला, कोणाच्या मदतीने? रुबिस्कोच्या मदतीने। रुबिस्कोने CO2 नाही घेतला, रुबिस्को इन्व्हॉल्व झाला कशामध्ये? तू ले भाई, एटमॉस्फेरिक CO2 ले। बात समझ में आई क्या? लिया किसने? RUBP ने या RUDP ने? राइबोलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इसने एटमॉस्फेरिक CO2 लिया। ये 5 कार्बन है, ये 1 कार्बन और ऐड हो गया, 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड रेडी हो गया। वो अनस्टेबल है तो स्टेबल होने का है कि नहीं उसको? तो स्टेबल हो गया वो, पर स्टेबिलिटी में उसने 3 कार्बन वाला बनाया। उसके पास कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। अब 6 में से 3 कार्बन बना तो 3 कार्बन और है ना, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल स्टेबल बना दिए। जब वो 6 कार्बन वाला था तो अनस्टेबल था, अब 2 मॉलिक्यूल सिमिलर उसने स्टेबल कंपाउंड बना दिया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ तक समझा क्या? अरे समझा क्या? इसको कुछ नहीं समझा। अब क्या समझा? एक्सप्लेन कर, जल्दी जल्दी जल्दी। सर RUBP का लॉन्ग फॉर्म बताइए, क्या है लॉन्ग फॉर्म? रुबिस्को नीचे है, वो ऊपर वाला रूबिलो बायफॉस्फेट, रूबिलो राइबोलोज डाइफॉस्फेट। ये राइबोलोज बायफॉस्फेट कितनी बार तो रिपीट हो गया, ऐसे भूत के जैसे मत बैठना यार, कितनी बार रिपीट हो गया? राइबोलोज बायफॉस्फेट, राइबोलोज डाई और बायफॉस्फेट। Do not talk in between. This is ribulose biphosphate carboxylase. Do not write anything. नोट्स में है सब कुछ, यानी टेक्स्ट बुक में भी है, नोट्स में तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? अभी अनस्टेबल कंपाउंड कन्वर्ट हो गया। ये पहली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ तक कोई परेशानी? कौन सी साइकिल पढ़ रहे हैं हम दिशा जी? C3 साइकिल पढ़ रहे हैं और C3 पाथवे भी पढ़ रहे हैं। C3 पाथवे में C3 साइकिल ये कब परफॉर्म होती है? जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से ज्यादा CO2 और एक अच्छे प्रोपोर्शन में जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। अब ये जो PGA है, इसका कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो पहले कंपाउंड लर्न कर लेते हैं। 1,3-डाई PGA बनेगा, ध्यान देना है। 1,3-डाई PGA, ये भी 3 कार्बन है, इसके भी कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल।
1,3 डाई पीजीए, ध्यान देना अच्छी तरह से। 1,3 डाई पीजीए के बाद बनेगा पागल PgAl। ध्यान देना, PgAl का क्या मतलब है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 मॉलिक्यूल है, ये पागल जो है इसे कहेंगे फॉस्फो ग्लिसराल्डिहाइड, फॉस्फो ग्लिसराल्डिहाइड, ये मेन बन गया कंपाउंड। इसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट बनेगा, पर ये मेन स्टेप जो है ये है कार्बोक्सिलेशन और ये है मेन रिडक्टिव फेज। अब यहाँ पे क्या है कि ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, यहाँ पे डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। अब देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, डाइफॉस्फो पहले क्या था, अब पहले फॉस्फो एक ही था, अब डाइफॉस्फो आया। अब ये फॉस्फो आया कहां से आया बहन जी, माटी मिले मैं क्या बहन जी। हाँ अरे भाई तुम यार नीट के स्टूडेंट हो, यस नहीं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उसका डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया कि नहीं। अब सिंपल है ना, एक फॉस्फेट बढ़ा है ना, वो आया कहां से होगा, ये कौन सी रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, एटीपी एंड, तो फॉस्फेट देने वाला कौन है फिर, एटीपी फॉस्फेट देगा ना, उसको यूज करना है ना हमें। अरे हमने ग्रेना में बना लिया ना, ग्रेना में लाइट रिएक्शन हो गई, एटीपी एलएडीपी H2 बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे वो जो हमने एटीपी बनाया है वो एटीपी अपना एक फॉस्फेट देगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी। एडीपी फिर से लाइट रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो गया और इस एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में फॉस्फेट दे दिया। तो इसका क्या, इसने फॉस्फेट दिया, इसका फॉस्फेट गया, तो इसका डीफॉस्फोरिलेशन हुआ, जिसको मिला उसका फॉस्फोरिलेशन हुआ। इसका फॉस्फेट गया तो इसका क्या हुआ, तो जिसको उसने दिया उसका क्या हुआ, फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोराइलेशन। अब देखो हमने लाइट रिएक्शन में जो फॉस्फोराइलेशन यूज किया था वो फोटो फॉस्फोराइलेशन था, क्योंकि वहां पे फॉस्फेट ऐड हुआ एडीपी में, तो वो जो फॉस्फोराइलेशन था उसके लिए लाइट लगा, तब एटीपी बना। अब यहाँ पे डार्क रिएक्शन में हमें लाइट की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ हमने फॉस्फोराइलेशन लिखा, फोटो फॉस्फोराइलेशन नहीं लिखा यहाँ पे, एटीपी हम यूज कर रहे हैं। तो एटीपी यूज हुआ, इसने एक फॉस्फेट इसको दिया और ये बन गया। अब इसके 2 मॉलिक्यूल थे, तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। बात समझ में आई मीनाक्षी मैडम। अब ये जो 1,3 डाई पीजीए है उसका पागल बन गया, पागल। अब ये पागल बना कैसे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे उधर वाला जो NADPH2 है, वो NADP में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका हाइड्रोजन इसको दे देगा और ये पागल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल के लिए एक, तो 2 के लिए NADPH प्लस H+, इस तरह से हम लिखते हैं इसको। तो टॉइस NADP ये हो गया और बाकी चला गया। अरे बात समझ में आई क्या, हम रिडक्शन देख रहे हैं, इसका रिडक्शन चल रहा है और ये जो NADPH प्लस H+ है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सामने वाले को क्या कराएगा, रिड्यूस कराएगा। 1,3 डाई पीजीए को पीजीएल में कन्वर्ट कर दिया। देखो रिएक्शन को ध्यान दो अच्छी तरह से, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज फॉस्फोरिलेटेड टू फॉर्म 1,3 डाई पीजीए। Phosphoglyceric acid is phosphorylated to from 1,3-diPGA. 1,3-diPGA is reduced to form पागल phosphoglyceraldehyde। बात समझ में आई भाई समीर भाई? अरे कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ क्या? बराबर समझ रहा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। RuBP is carboxylated to form 6-carbon unstable compound which immediately stabilization to 2 molecule of PGA
उसके बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-डाई-PGA बनेगा। 1,3-डाई-PGA से बनेगा पागल फॉस्फोग्लिसरॉल। ध्यान में रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गई। ये इंपॉर्टेंट पहले 2 स्टेप होगा, कार्बोक्सिलेशन फेज, रिडक्शन फेज। क्लियर हुआ। अब क्या होगा, इस पागल के 2 रास्ते बनेंगे। एक रास्ता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में हमें बनाना है फाइनली क्या, और हमें साइकिल पूरी करनी है। जहां से शुरू किया था फिर से वहां पे आना है, तो दैट इज रीजनरेशन फेज। क्या आपको कंसेप्ट समझ रही है क्या? हमें साइकिल पूरा करना है। सबसे पहले हमने कंपाउंड देख लिया अच्छी तरह से। सबसे पहले तुम्हें लर्न क्या करना है, देखो RUBP, PGA, 1,3-डाई-PGA, PGA, ये पहले लर्न कर लेंगे। फिर सोचने का कि RUBP से PGA बना कैसे, तो ये स्टेप। PGA से ये बना कैसे, ये स्टेप। बात समझ में आई? अब ये जो पागल है, यहाँ पे ध्यान देना, PGAL, PGAL, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। इस पागल के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, 3 कार्बन वाला है, 2 मॉलिक्यूल। इस पागल के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सिंथेसिस फेज में, इसमें से 5/6 मॉलिक्यूल एंटर्स। 5/6 क्या, सॉरी, 1/6 मॉलिक्यूल एंटर्स इन सिंथेसिस फेज। ध्यान देना अच्छी तरह से। जितने भी मॉलिक्यूल इसके बनेंगे उसमें से कितने मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे सिंथेसिस में, 1/6। अब ये 3 कार्बन इंटू 2 कितने कार्बन है, 6। 1/6 यानी 6/6। अब सपोज दैट ये X मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो X/6 मॉलिक्यूल कहाँ पे एंट्री करे, सिंथेसिस में। यहाँ पे अगर सपोज दैट 6 कार्बन है, तो 6/6 यानी 1 कार्बन से नीचे है। क्या 1 कार्बन से CO2 C6H12 बन जाएगा क्या, है ना? तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे हमें देखना क्या है कि अगर X मॉलिक्यूल ऑफ PGAL बना है, C3 साइकिल में X मॉलिक्यूल ऑफ PGAL बना है, तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल सिंथेसिस फेज में एंट्री करेंगे, और बचे हुए 5/6 मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे किसमें, रीजनरेशन फेज में। देखो कंसेप्ट समझ में आ रही है क्या? इस श्वेता को कुछ नहीं समझा। हमने PGAL मॉलिक्यूल बना दिए। PGAL मॉलिक्यूल जो है ना, इस PGAL मॉलिक्यूल के ऐसा मानते हैं कि X मॉलिक्यूल हमारे पास है, वो 2 है कि तो हमने 2 ले लिए, पर हम X मान के चलते हैं। ये जितने भी होंगे X मॉलिक्यूल अगर है, तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 6। तो उतने मॉलिक्यूल कहा जाएंगे सिंथेसिस फेज में, यानी जो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। और साइकिल पूरी करने के लिए जो रीजनरेशन होना है, तो X/6 X में से निकाल दो, तो कितने बचे, ये रीजनरेशन फेज में एंट्री करेंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे 6 कार्बन है अभी, तो 6 में से 1 कार्बन इधर आ गया, कितने कार्बन उधर जाएंगे, 5। जब 5 कार्बन जाएंगे तभी तो ये 5 कार्बन वाला RUBP बनेगा। समझे क्या? तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज दैट इन C3 साइकिल वी हैव 24 पागल, how many molecule will enter into synthesis phase, 24/6 करो, 4 molecule of PGAL will enter। ध्यान दो, मेन कंटेंट पे ध्यान दो, बाकी कमेंट हमें जरूरी नहीं खुला। 24 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL है हमारे पास अवेलेबल, तो हाउ मेनी विल एंटर इनटू सिंथेसिस फेज, 4। so 25/6x, 5/6 into 24, that is 20 molecule remaining, 4 molecule synthesis में, 20 molecule regeneration में जाएंगे। ये आपको कुछ नहीं समझ, पक्का समझता है क्या? हम C3 साइकिल पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से ध्यान देना है। C3 साइकिल में पागल बन गया है,
फॉस्फोग्लिसराइड 3 कार्बन कंपाउंड। अभी फिलहाल हमारे पास इसके 2 मॉलिक्यूल है। इस 2 में से 2 चीजें होने वाली है। एक तो सिंथेसिस फेज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब देखो 6 कार्बन टोटल हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से 1 कार्बन इधर आ जाएगा, बराबर है कि नहीं, और 5 कार्बन चले गए तुम्हारे रिजनरेशन फेज में। अब मुझे बताओ क्या एक कार्बन से C6H12O6 बन जाएगा क्या? तो हमारे पास ऐसे कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। अब हमने यहाँ से एक मॉलिक्यूल ऑफ RuBp लिया। एक मॉलिक्यूल ऑफ RuBp से हमें कितने कार्बन एंट्री करे सिंथेसिस में? जब एक RuBp से 1 कार्बन हमें कार्बोहाइड्रेट के लिए मिल रहा है, तो अगर हमें 6 कार्बन चाहिए तो कितने RuBp लेने पड़ेंगे? 6 लेने पड़ेंगे। इसका मतलब ये जो केल्विन साइकिल है, जब एक बार घूमेगी तो हमें 1 कार्बन मिलेगा एक RuBp से। केल्विन साइकिल एक बार घूमेगी तो 1 कार्बन मिलेगा। हमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल को कितने बार घुमाना पड़ेगा? 6 बार घुमाना पड़ेगा, तब जाके 6 कार्बन मिलेंगे। तो मैं अब यहाँ पे मॉलिक्यूल बदल देता हूँ। 6 मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल 12 ATP समझ रहे हो क्या? सब कुछ 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? अब जब ये 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl है तो हमारे पास है 36 कार्बन। 36 में से 12/6 मॉलिक्यूल यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl will enter into क्या? अब PgAl के 2 मॉलिक्यूल यानी 3 to 2 कितने कार्बन आए? 6 कार्बन आए, तो हमें 1 ग्लूकोज आराम से मिल जाएगा। अरे भाई, इसको आप सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको अच्छी तरह से 5 बार 10 बार लिखना है। कंसेप्ट समझनी है, रट्टा मार के नीट का क्वेश्चन नहीं जमेगा। इसको समझना है कि हो क्या रहा है। हमको एक बार केल्विन साइकिल हमने की। एक बार केल्विन साइकिल का मतलब है RuBp 6 कार्बन अनस्टेबल, PgA बने 2 मॉलिक्यूल, 1,3-DiPgA बना, और फिर उसके बाद क्या बना? पागल बना। ये सारे बनते समय ये 2 मॉलिक्यूल हम लेते गए। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, पर इससे हमें सिंथेसिस में कितने कार्बन मिले? सिर्फ एक ही मिला। हमें 6 कार्बन चाहिए, इसलिए हमको कितने बार रिपीट करना पड़ा? 6 बार। इसके लिए सारे कंपाउंड 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन हो जाएंगे। वो मिलते कैसे हैं? तो ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl में से 12/6 x/6 एंटर इनटू सिंथेसिस फेज, और ये जो x/6 है यानी 12/6 यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 कार्बन अवेलेबल है, तो हमें ग्लूकोज जरूर मिलेगा। बात समझ में आई? अरे समझे क्या? अब सिंथेसिस फेज में ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl है, क्या आपको समझ रहा है क्या? फॉस्फोग्लिसराइड के 2 मॉलिक्यूल उधर जाने वाले हैं, और रिजनरेशन फेज में 5 मॉलिक्यूल आएंगे। 5/6 into 12 यानी कितने मॉलिक्यूल आए? तो 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल इधर, 10 मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया क्या? अरे भाई समझे क्या? तो आप लोग रफ नोटबुक निकालो और पहले ही लिखो, मगर लिखे नहीं जाने।